सारथी। नमस्कार, देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 19 अप्रैल को यूएसबीआरएल रेल प्रोजेक्ट के अंतिम खंड उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक आज सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होगी बैठक। बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर बैठक में लगेगी मोहर। आरजेडी तेजस्वी यादव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस और आरजेडी बिहार चुनाव की रणनीतियों पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का बड़ा ऑपरेशन, सुरनकोट में छिपे आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत आज अपने कप्तान से भिड़ेंगे श्रेयस अय्यर। महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में होगा मैच। दिल्ली में तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग 16 अप्रैल से लू चलने की जताई संभावना। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आगरा पहुंचेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा में शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लखनऊ से शाम 6:25 पर आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6:50 पर भीम नगरी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे सीएम योगी। आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 12 में भीम नगरी है। रात 8 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम के बाद खेरिया हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 12 में भीम नगरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा शामिल होंगे सीएम योगी। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। लखनऊ से शाम 6:25 पर आगरा पहुंचेंगे, जिसके बाद शाम 6:50 पर भीम नगरी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से आज आगरा के दौरे पर हैं सूबे के मुखिया, फिलहाल उनके कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ खास बातें दर्शकों को बताएं अजेंद्र। देखिए, आगरा की अगर बात करें तो आगरा एक दलितों की राजधानी कहा जाता है और यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जयंती होती है उसको एक बड़े धूमधाम से 14 अप्रैल का दिन मानो दिवाली की तरह यहाँ मनाया जाता है, क्योंकि जाता बहुल क्षेत्र है आगरा। और जिस तरह से आज पहली बार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ भीमनगरी में आएंगे और यहाँ पर जो भीमनगरी का आयोजन है वो आवास विकास के सेक्टर 12 में किया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6:50 पर भीमनगरी का जो कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंचेंगे और 8 बजे तक वो वहां पर रहेंगे। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक वो यहाँ कार्यक्रम में रहेंगे। उसके बाद आगरा से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी अजेंद्र, जिस तरीके से सूबे के मुखिया का आगमन है, इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, जरा वो भी बताइए। देखिए, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सूबे के मुखिया का आगमन है, कल से ही यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी की गई है। तमाम पुलिस के अधिकारी लगाए गए हैं, तमाम पुलिस फोर्स लगाया गया है, क्योंकि आगरा की अगर हम बात करें तो फिलहाल आगरा कुछ दिन से विवादित बयान की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा पूरे देश में आगरा का नाम हो रखा है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ बयानबाजी चल रही है, करणी सेना का यहाँ प्रदर्शन हुआ, रामजीलाल सुमन के घर जो प्रदर्शन किया गया, उसके बाद आगरा का एक अलग माहौल है। उसको लेके यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डॉग स्क्वाड से लेके बॉम्ब स्क्वाड तक सभी जो मंच है यहाँ पर भीमनगरी का, वहां पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है और तमाम बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, क्योंकि जिस समय मुख्यमंत्री आएंगे वो रास्ता पूरा क्लियर रखा जाएगा, जिससे कि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। जी ठीक है। और जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा होगी, तो शोभा यात्रा में कितने लोगों के पहुंचने का अनुमान है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आगरा में बहुत काफी तादाद में यहाँ पर जाटव जो समाज के लोग हैं वो रहते हैं, क्योंकि एक समय ये था कि यहाँ पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और 9 विधानसभा हैं, 8 विधानसभा में 8 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे। और यहाँ की अगर बात करें तो काफी भीड़ यहाँ पर होती है। एक दिन का ये कार्यक्रम है। कल जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली गई थी 14 अप्रैल को, और उसके एक दिन बाद ये भीमनगरी का आयोजन होता है। और आज इस आयोजन में भीड़ की अगर बात करें तो तमाम भीड़ या लाखों की संख्या में भीड़ आती है और काफी बड़े एरिया में इसका आयोजन होता है। उसके आसपास के कई किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल ब्लू थीम में सजाया गया है। नीली झालर है, नीले पर्दे हैं, नीले झंडे हैं, तो काफी अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है। और आज पहली बार योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। जी ठीक है अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आज आगरा के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं आगरा की, जहां सपा राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का विवादित बयान सामने आया है। एक बार फिर से रामजीलाल सुमन ने विवादित बयान दिया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने करड़ी सेना को चेतावनी दी है। 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, फिर जवाब देंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, होंगे 2-2 हाथ। तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। तो एक बार फिर से सपा सांसद की तरफ से ये बयान दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से पहले ही सपा सांसद की तरफ से जो बयान दिया, वो मामला ही अभी तक ठंडा नहीं हुआ और एक बार फिर से उन्होंने करड़ी सेना को चेतावनी दे दी है। देखिए, राज्यसभा सांसद जी सुमन के बयान के बाद जिस तरह से वीर शिरोमणि राणा सांगा के ऊपर उन्होंने विवादित बयान दिया, उसके बाद यहाँ राजनीति गर्मा गई और यहाँ पर जो करणी सेना का जो संगठन है, करणी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन उनके घर पर भी हुआ, पत्थर फेंक कर तमाम कार्यकर्ताओं के पत्थर लगे, तमाम समर्थकों के लगे, पुलिस भी चोटिल हुई। उसके बाद यहाँ पर एक रक्त स्वाभिमान सम्मेलन रखा गया, जिसमें कि तमाम पूरे देश के अलग अलग जो क्षत्रिय संगठन थे वो एक मंच पर आए और यहाँ पर उन्होंने
रामजीलाल सुमन के खिलाफ यहाँ तमाम नारेबाजी की। लेकिन जो ये सब माहौल है, ये जो माहौल है, जिस तरह से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जो अब ये वीडियो वायरल हुआ है, ये कल अंबेडकर जयंती पर ये कार्यक्रम रखा गया समाजवादी पार्टी का। उस कार्यक्रम में ये जो अपना स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर आप बार बार कहेंगे कि हिंदू, हर एक मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर है, तो हम भी कहेंगे कि उसके नीचे बौद्ध मठ है। और 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आ रहे हैं, उसके बाद दो हाथ कर लेंगे। हमने अब तक थल सेना, जल सेना, वायु सेना सुनी है, ये फर्जी करनी सेना कहां से आई? तो ये सब पूरा जो माहौल है, ये एक राजनीति टूल बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पहले बयान दिया, उसके बाद तमाम हंगामा हुआ, अब इस बयान को दिया, अखिलेश यादव आ रहे हैं, ये बयान दिया गया, तो यहाँ पर जो माहौल है बिल्कुल अलग है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के इस बयान के बाद, पहले बयान के बाद तमाम हंगामा हुआ। और अगर अब की बात कर ली जाए तो कल जिस तरह से अंबेडकर जयंती के बाद अंबेडकर जयंती पर जो कार्यक्रम रखा गया, उसमें जो ये स्पीच देते नजर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ेगा। और अब इस पूरे बयानबाजी को दलित वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से माहौल है, उस माहौल का फायदा उठाने के लिए हर एक पार्टी कर रही है। और जो बयान अब रामजीलाल सुमन द्वारा दिया गया है, ये क्या रूप लेता है, क्या नहीं लेता है, ये पता चलेगा। आने वाले लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, तमाम जो संगठन है, करनी सेना के संगठन की क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन अभी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जी जेंद्र, जिस तरीके से नेताओं की तरफ से तो ये बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब जिस तरीके से 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आने वाले हैं, तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से पहली बार बयान दिया और उसके बाद करनी सेना ने यहाँ पर जो रामजीलाल सुमन का हरिपर्वत इलाके में जो आवास है, यहाँ पर तमाम हजारों की संख्या में समर्थक आए थे। पुलिस भी चोटिल हुई, रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की गई और मुकदमा दर्ज हुआ करनी सेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। और दूसरी ओर उनकी मांग थी कि जो रामजीलाल सुमन के घर से पत्थर फेंके गए थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो इन सब चीजों में लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि जिस तरह से आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन हुआ, मानो आगरा में सन्नाटा पसरा हुआ था। एमजी रोड, जहां पर रामजीलाल सुमन का आवास है, उसके पास तमाम पुलिसकर्मी लगाए गए थे और पूरे आगरा में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए थे। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लेकिन जिस तरह से सपा सांसद की तरफ से ये बयान दिया गया है, तो क्या अभी तक विपक्ष की तरफ से या करड़ी सेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? और देखिए, अभी तक इस बयान के बाद कोई भी बयान यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन एक बात तय है कि प्रतिक्रिया जरूर होगी। अगर जिस तरह से बयान दिया है, उस पर करणी सेना का बयान जरूर आएगा। कौन कौन बयान देते हैं, ये बयान आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जितना माहौल गरमाया हुआ था, इस बयान के बाद कहीं ना कहीं माहौल दोबारा से गर्म होता नजर आएगा। जी बिल्कुल। और 19 अप्रैल प्रशासन के लिए एक बार फिर से मुश्किल हो जाएगी। अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा सांसद रामजीलाल सुमन की तरफ से करड़ी सेना को चेतावनी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बसपा के पदाधिकारियों की बैठक होगी। जिला, महानगर और मंडल स्तर के पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 16 अप्रैल को बसपा मुख्यालय पर यह बैठक होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कोऑर्डिनेटर होंगे शामिल। प्रदेश के हर मंडल के कोऑर्डिनेटर इस बैठक में शामिल होंगे। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बसपा मुख्यालय पर 16 अप्रैल को ये बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से अब बसपा की 16 अप्रैल को बैठक होने वाली है, इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ खास बातें आपके पास, दर्शकों को बताएं। शिवा। देखिए, कल लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती, उन्होंने बैठक बुलाई है और इस बैठक में तकरीबन हर जिले के और मंडल के जो कोऑर्डिनेटर है उनको बुलाया गया है। साफ तौर है कि 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसलिए जमीनी स्तर पर बीएसपी की क्या हकीकत है और बीएसपी को किस तरीके मजबूत बनाया जा सकता है, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। और बीती 25 मार्च को जिस तरीके
दलित पिछड़ा भाईचारा की कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी ये सारी बातें तय हुई थी कि डीएसपी को यानी कि पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, उसके लिए भाईचारा कमेटी किस तरीके से काम करेगी। और अब जब जिलों के और मंडल के कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आएंगे, जिला अध्यक्ष शामिल होंगे, तो जरूर पार्टी को और मजबूती से रखने की बात करी जाएगी। और रिपोर्ट कार्ड भी चेक किया जाता है कि आपने बीते महीनों में जो आपको जिम्मेदारियां दी गई थी उनका निर्वहन किस तरीके से किया गया है। तो जो भारतीय बीएसपी के जो भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे, जो भी जिला अध्यक्ष होंगे, उनसे रिपोर्ट्स ली जाएगी कि आखिरकार वो जिलों में किस तरीके का काम कर रहे हैं। और जरूर सबसे अहम बात ये भी होगी कि पार्टी को जल्द से जल्द मजबूत करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये मायावती उनको बताएगी। और अब चूंकि आकाश आनंद की वापसी होनी है पार्टी के अंदर, तो आकाश आनंद को पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है, ये भी कल एक बहुत अहम भूमिका होगी कल की बैठक में। और जरूर मायावती अपने फॉर्मूले में बीएसपी को मजबूत करने के लिए अपना जो ज्ञान मंत्र है, जो गुरु मंत्र है, वो जरूर पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगी। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 16 अप्रैल को बसपा की बैठक होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर निगम सदन की बैठक आज। वार्ड विकास निधि का मुद्दा उठेगा। आज होगी नगर निगम सदन की बैठक। सभी 110 वार्डों के पार्षदों के साथ ये बैठक होगी। लखनऊ की मेयर सुषमा गर्कवाल की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। वार्ड विकास निधि को मदवार किए जाने का मुद्दा उठेगा। तो यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम सदन की बैठक आज होने वाली है। वार्ड विकास निधि का मुद्दा इस बैठक में उठेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, नगर निगम सदन की आज बैठक होने वाली है। वार्ड विकास निधि के को मदवार किए जाने का मुद्दा इस बैठक में उठेगा, और क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी है आपके पास? देखिए तन्वी, बैठक तो 11:30 बजे लगभग शुरू हो रही थी और कुछ पार्षद तो अभी लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं और कुछ पार्षदों का आना बाकी है। और आज का सबसे बड़ा मुद्दा है जो वार्ड विकास निधि है, उसको लेकर के आज बातें होगी। और मुख्य रूप से लखनऊ की महापौर सुषमा गर्कवाल और नगर निगम के जो आयुक्त है इंद्रजीत सिंह, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी। और तमाम जो लखनऊ के 110 वार्डों के जो पार्षद है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो या फिर बीजेपी से हो, सभी लोगों को एक मुद्दा है कि जो पार्षद निधि में जो इनको पैसा मिलना है, जिसको बढ़ा करके 2 करोड़ 10 लाख रुपए कर दिया गया है, उनको किस तरीके से खर्च किया जाएगा और उसकी जो मियाद होगी वो कितनी होगी। क्योंकि लंबे समय से इस बात की लड़ाई चल रही थी कि आखिरकार जो पैसा आता है उनको खर्चा किस तरीके से किया जाना चाहिए, उनका बंटवारा कैसे होना है। और इस बार नगर निगम ने ये सेट कर रखा है कि जो 2 करोड़ 10 लाख रुपए आएगा वो किस तरीके से खर्च होगा, चाहे उसमें गली निर्माण के लेकर हो, मरम्मत को लेकर के हो,
या फिर रंगाई पुताई को लेकर के हो, ऐसे तमाम जो चीजें होती हैं जिसको पैसे को इस्तेमाल उस तरीके से किया जाना है, उसी को लेकर के सारी बैठक में ये मुद्दा उठेगा। और जरूर इस बार का जो 2025 से 26 तक का जो टेन्यूर है उसमें पैसे दिए जाने हैं, और ये इस बात का इंतजार बहुत दिनों से था। तो आज जो बैठक होगी उसमें शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जो पार्षद निधि में जो पैसा आना है वो किस तरीके से आना है और पार्षदों को किस तरीके से खर्चा करना है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां इस बैठक में वार्ड विकास निधि का मुद्दा उठेगा। आज नगर निगम सदन की बैठक होने वाली है। सभी 110 वार्डों के पार्षदों के साथ ये बैठक होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मेरठ से है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं जहां शोभा यात्रा में बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर निकली थी शोभा यात्रा। ज्यादा ऊंचाई वाला डीजे तारों से टकराकर नीचे गिरा। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विद्युत विभाग, स्थानीय पुलिस ने डीजे हटवाया। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंबेडकर रोड की ये घटना आपको बता रहे हैं। मेरठ से खबर जहां इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। विद्युत विभाग, स्थानीय पुलिस ने डीजे हटवाया। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंबेडकर रोड ये घटना आपको बता रहे हैं जहां शोभा यात्रा में बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों पर एफआईआर। जाम लगाकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर एफआईआर की बात सामने आई है और आईटी चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। अहम खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों पर एफआईआर। मामले को लेकर हसनगंज थाने में दर्ज कराई गई थी एफआईआर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एफआईआर के विरोध में 10 अप्रैल को छात्रों ने किया था प्रदर्शन। 9 अप्रैल को छात्रों के 2 गुटों में हुआ था विवाद। मामले को लेकर हसनगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। विरोध में 10 अप्रैल को छात्रों ने किया था प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जानकारी क्या है मामले से जुड़ी आपके पास में? प्रदर्शनकारी छात्रों को चिन्हित करने का काम लगातार पुलिस की ओर से किया जा रहा है। देखिए गरिमा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर 9 अप्रैल को 2 गुटों में मारपीट हुई थी और ये गुट लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्र ही है
लेकिन इसी बात को लेकर के जब देर रात एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद पुलिस की तरफ से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 10 तारीख की शाम को प्रदर्शनकारी छात्रों ने आईटी चौराहे पर बैठ करके प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी करने लगे। लेकिन इसकी वजह से तकरीबन 3.5 घंटे तक वहां का माहौल दहशत में रहा, ट्रैफिक जाम रहा और लोगों को असुविधा सामना करना पड़ा। और इसी के तहत हसनगंज पुलिस के जो चौकी इंचार्ज है लखनऊ यूनिवर्सिटी के शिशिर कुमार, उन्होंने अज्ञात छात्रों के खिलाफ एक हसनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और जरूर ऐसे प्रदर्शनकारी छात्रों को चिन्हित करने के लिए जो आईटी चौराहे पर जो सीसीटीएनएस के जो कैमरे लगे हुए हैं, जो आईटीएमएस के जो कैमरे लगे हुए हैं, उनके साथ साथ जो मोबाइल रिकॉर्डिंग्स उनके पास है, उन छात्रों को चिन्हित करने का काम करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईटी चौराहे पर जाम लक्षण। पलटा, ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदा था गेहूं, किसान की मौके पर ही हुई मौत। ट्रैक्टर चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुस्कारा थाना क्षेत्र के गहरौली इलाके का पूरा मामला सामने आया है। मुस्कारा थाना क्षेत्र के घरौली इलाके का पूरा मामला सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदा था गेहूं। ट्रैक्टर चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के कंपल थाना क्षेत्र के गांव पहाड़पुर निवासी एक 22 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि हरदोई जनपद के गांव बाबरपुर निवासी राजू ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व उसने अपनी बहन संध्या की शादी पहाड़पुर निवासी सचिन के साथ दान दहेज देकर की थी। कुछ समय बाद से ही संध्या के ससुराली जन उसे परेशान करने लगे, तो वहीं ससुराली जनों ने बताया कि गाँव में भागवत चल रही है। परिवार के लोग भागवत सुनने के लिए गए थे। इसी दौरान एक रिश्तेदार की बेटी ने सूचना दी कि संध्या हैंडपंप पर बार बार गिर रही है। जानकारी मिलते ही घर पर पहुंचे और संध्या को गंभीर हालत में कायमगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया। किस कारण मार डाला, क्या दहेज मांग रहा था, क्या ना 5 लाख रुपया दो आके। और कब हुई थी शादी? 2021 में। अच्छा, बच्ची एक बच्ची है 2 साल की, 1.5-2 साल की। जुलाई में होगी। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? हम लोगों को गांव से सूचना मिली, पहाड़पुर गांव से पड़ोस से सूचना मिली। उसने सूचना भी नहीं दी। यहाँ पे क्या नाम, यहाँ मृतक मार के इलाज हॉस्पिटल लेके आया दिखाने के लिए गाली बस। अगली खबर अंबाला से है, जहां पर जोड़ियां
आसमान में बनती हैं और इस कहावत को साकार किया है अम्बाला के नितिन वर्मा और रोपड़ के आरुषि ने। दोनों की हाल ही में हुई शादी इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। खास बात यह है कि नितिन की लंबाई 3 फीट 8 इंच और आरुषि की 3 फीट 6 इंच है, लेकिन दोनों का आत्मविश्वास और आपसी प्रेम समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया है। 25 वर्षीय नितिन और 23 वर्षीय आरुषि ने बिना किसी दहेज के सादगी से विवाह कर एक नई मिसाल कायम की है। बड़ी हवेली से रहने वाली हूँ। मैंने बीए करी हुई है। 3.6 इंच अच्छा लग रहा है मुझे और मुझे अच्छा परिवार मिला है। और मैं क्या कहते रास्ते में मुझे ये मिले तो आगे बात चलाई मम्मा ने मेरे, तो आगे फिर जब 9 तारीख को आना था तो उससे पहले ही मेरी शादी हो गई। बहुत ज़्यादा। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अम्बाला मिशनर का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 3.9 इंच है। उनकी जो रुचि है मेरे को रोपड़ में मिली थी। मेरी दीदी ने बताया था रिश्ते के लिए, तो उन्होंने बात करी थी। और ये मेरा बेटा है, और ये बहू है। हमें लड़की का पता लगा, हमने बात चलाई आगे और वो इसके मम्मी थे यहाँ पे, वो कह रहे हम 9 तारीख को आएंगे, तो उससे पहले उन्होंने हाँ कर दी। हमने पंडित से निकलवा के इनकी शादी फिक्स कर दी और हम ऐसे ही ले आए इसको और हमें तो बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छी लड़की मिली हमारे को, बहुत खुशी है। अगली खबर पंचकुला से है, जहां फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से 28 लाख रुपए का लोन पास करवाने वाले आरोपी को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने रविवार को मोहाली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। आर्थिक अपराध शाखा के प्रभारी कमलजीत सिंह ने कहा कि आरोपी प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर प्लॉट खरीदने बेचने का काम करता है और उसने सेक्टर 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सुनील कुमार के नाम से फर्जी पान और आधार कार्ड तैयार कर कई बैंकों जैसे बजाज फाइनेंस, HDFC, ICICI और PNB से लोन पास करवाया। आरोपी ने पीड़ित की पत्नी से व्हाट्सएप पर दस्तावेज मंगवाए थे और फोटो बदल कर उन्हें लोन लेने के लिए इस्तेमाल किया। अगली खबर इंद्री से है, जहां पर हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर शनिवार को अचानक इंद्री अनाज मंडी पहुंचे, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और जैसे ही अधिकारियों को मंत्री के दौरे की जानकारी मिली, आनन फानन में मंडी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मंत्री राजेश नागर ने मौके पर किसानों और आड़तियों से बातचीत की और मंडी में चल रही गेहूं खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण किया है। अगली खबर पंचकुला से है, जहां पर मोरनी क्षेत्र के चौहाड़पुर गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर नारात राम के घर में अचानक आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार इसी घर में 2 दिन पहले ही 2 युवकों की शादी हुई थी और परिवार नवविवाहित बहुओं के साथ फेरे की रस्म के लिए ससुराल गया था। इसी दौरान ये आग लग गई। आग के चपेट में आकर दोनों बहुओं का सारा सामान जल गया। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। ये गांव ये पिंजौर में रहता है और ये लेखा सेवा विभाग हरियाणा है, उसमें एक क्लर्क के पद पर तैनात है। 1998 का ये भर्ती है और ये अलग अलग नौकरी के नाम से लोगों से पैसे लेता है, जिसके खिलाफ 7-8 मुकदमे दर्ज हैं। जो हमारे पास 2 मुकदमे दर्ज हैं यहाँ,
90/93 और 93/93। तो 90/93 में कल हमने इसको काबू किया है। कितना लगभग कितनी ठगी की है लगभग? हमारे मुकदमों में एक में 15 लाख रुपए, एक में करीब 12 लाख रुपए। अगली खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा ट्रेजरी विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत चैन सिंह को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने पिंजौर से गिरफ्तार किया। उस पर नौकरी दिलाने के और जेल में बंद आरोपी को जमानत दिलाने के नाम पर 38 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपी चैन सिंह के खिलाफ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में कुल 6 धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम भिंड से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी भिंड से सामने आ रही है। दलित समुदायों पर जानलेवा हमला, बीच बाजार लाठी डंडों से जमकर पीटे जाने की बात सामने आई है। 3 लोगों के सिर फूटे, शरीर पर भी चोट के निशान। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा विवाद। पुलिस ने किया मामला दर्ज। दमोह थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बीच बाजार लाठी डंडे से जमकर पीटे जाने की बात सामने आई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा विवाद। दमोह थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। से खबर है, पुलिस चोरों ने घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी। महिला जागने पर गला काटा। छत पर सो रही थी महिला। कमरे में सो रही बुजुर्ग के ढूंढी लगाई। 5 लाख 18 तोला सोना घर सामान।
अगली खबर भिंड से है, जहां पर पुलिस से बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या की। महिला के जागने पर गला दबाकर मौत के घाट उतारा। छत पर अकेली सो रही थी महिला। कमरे में सो रहे बुजुर्ग पति के दरवाजे की लगाई कुंडी। 5 लाख नगद, 18 तोला सोना, घर का सामान चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच में जुटी। खेत में पड़ा मिला कपड़े से भरा सूटकेस, अन्य जगहों के लिए गए फिंगरप्रिंट। देहात थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव की पूरी घटना सामने आई है। कमरे में सो रहे बुजुर्ग पति के दरवाजे की भी कुंडी लगाई थी। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताएंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही। दिल्ली में राहुल, तेजस्वी और खड़गे की अहम बैठक। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राहुल, तेजस्वी और खड़गे की अहम बैठक। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की राहुल गांधी व खड़गे के साथ बैठक की बात सामने आई है। बिहार में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे पर हो सकती है चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चल रही अहम बैठक। बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की राहुल गांधी व खड़गे से बैठक की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चल रही अहम रणनीतिक चर्चा। बिहार में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे पर हो सकती है चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चल रही अहम रणनीतिक चर्चा।
मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चल रही अहम रणनीतिक चर्चा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बिहार में सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चयन हो सकती है चर्चा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली में राहुल, तेजस्वी और खड़गे की अहम बैठक। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हम खबर आपको हम बताएंगे, जहां ज्यादा ऊंचाई वाले डीजे तारों से टकराकर नीचे गिरा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। विद्युत विभाग, स्थानीय पुलिस ने डीजे हटवाया। ज्यादा ऊंचाई वाला डीजे तारों से टकराकर नीचे गिरा। विद्युत विभाग, स्थानीय पुलिस ने हटवाया डीजे। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।